कहते हैं अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तुझमें तो उसे पाके दिखा। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तुझमें तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपनी कहानी और बोल उस किस्मत को, दम है तुझमें तो उसे मिटा के दिखा। तो चलते हैं दोस्तों, आज चालू करते हैं अपने क्लास। आज क्लास हम चालू करेंगे इंडियन पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखेंगे आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। आज उसके पॉलिटी के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, उसका परिचय को जानेंगे कि पॉलिटी क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या है, राजनीति शास्त्र क्या है। बहुत से विद्वानों में मतभेद है दोस्तों कि पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान है या राजनीति है। आप लोग ने पढ़ा होगा पिछले क्लास में 11th-12th में कि राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, लेकिन बहुत से विद्वान कहते हैं, कोई कहता है कि ये राजनीतिक विज्ञान नहीं है, कोई कहता है कि ये राजनीति है। तो चलते हैं, देखते हैं, आज चालू करते हैं क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास। तो लिख लेते हैं नाम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। देखिए, किसी भी देश का पॉलिटी या संविधान दो बातों पर निर्भर करती है। पहला बात कि उस देश का कोई गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट मतलब सरकार हो, उस देश का कोई सरकार हो, उस देश का कोई अपना सरकार हो, तथा उस देश का कोई अपना संविधान हो, कोई अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अब सरकार होती है तो सरकार आपस में डिवाइड है। जैसे देखते हैं आप भारत में केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद है लोकल सरकार, लोकल गवर्नमेंट। तो सरकार को तीन भागों में बांट देते हैं हम लोग। इंडिया में सरकार को तीन भागों में बांट देते हैं, या कहीं पर भी जो डेमोक्रेसी है, जिसमें लोकतांत्रिक देश है, उसमें सरकारें तीन तरह की होती है। पहली होती है यूनियन गवर्नमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं संघ सरकार। यूनियन गवर्नमेंट को हिंदी में कहते हैं संघ सरकार। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसको कहते हैं हिंदी में राज्य सरकार, राज्य सरकार। उसके बाद सेकंड स्थान पर है लोकल गवर्नमेंट, इसको कहते हैं स्थानीय सरकार। फोर्थ नंबर पर आ जाता है, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट के बाद आ जाता है आपका जुडिशियरी। यह भी अपना एक अहम रोल निभाता है। इसको कहते हैं न्यायपालिका। और पांचवा नंबर पर आ जाता है आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे भारत में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट
संघ सरकार क्या है? तो भारत में संघ सरकार का उदाहरण है सदन। सदन जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कोई राज्य, जैसे भारत में कितने सारे राज्य हैं, उन सभी राज्य को राज्य सरकार कहते हैं। और लोकल गवर्नमेंट में आ जाता है आपका पंचायत, प्रखंड, ब्लॉक, ये सब लोकल गवर्नमेंट में आ जाते हैं। जुडिशियरी में आपका आ जाता है न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके नीचे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब न्यायपालिका है। और संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है कोई भी आपका सरकारी संस्थाएं हो या प्राइवेट संस्थाएं हो। जैसे मैं आपको मीडिया को धर लीजिए, मीडिया, पत्रकारिता, पत्रकारिता भी सरकार का एक अंग है। पत्रकारिता एक सरकार का अंग है, ये इससे अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार तभी चलेगी जब देश में मीडिया रहेगी। इन तीनों चारों में से, इन पांचों में से ये डिपेंड करता है कि मीडिया देश में है कि नहीं, क्योंकि अगर मीडिया ना हो तो सरकार कभी चल नहीं सकती। बात अब आती है यहाँ पर कि अब सरकार चलती क्यों है, सरकार क्यों जरूरी है? किसी भी देश को, किसी भी देश के शासन को, किसी भी देश के प्रशासन को चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है। तो यहाँ पर बात यह था कि सरकार होती क्यों है। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि सरकार आखिर होती क्यों है, सरकार क्यों होती है, क्वेश्चन। हम लोग को ये समझना होगा कि सरकार आखिर होती क्यों है। तो सरकार, किसी भी देश को चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है, और सरकार को चलाने के लिए 4 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। 4 वस्तुएं, 4 चीज रहेगा तभी जाके एक सरकार का निर्माण होगा। जैसे में देखिए 4 एलिमेंट्स, इन 4 एलिमेंट्स को मिलाकर एक सरकार का निर्माण होता है। पहला एलिमेंट्स पॉपुलेशन, इसको कहते हैं जनसंख्या। पॉपुलेशन, 4 एलिमेंट्स, सरकार को चलाने के लिए 4 एलिमेंट्स चाहिए। और 4 एलिमेंट्स कौन कौन एलिमेंट्स होते हैं? 4 एलिमेंट्स में पहला तत्व जनसंख्या, दूसरा टेरिटरी यानी क्षेत्र, चौथा गवर्नमेंट जो खुद एक सरकार है, तीसरा सरकार, और चौथा सेवगई, SAVAGN, सेवकगण, मतलब संप्रभुता। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि सरकार को चलाने के लिए सबसे पहले जनसंख्या जरूरी है। जनसंख्या क्यों जरूरी है? देखिए, कोई भी देश राष्ट्र तभी कहलाएगा जब उसके पास अपनी खुद की एक जनसंख्या हो। कोई भी देश या राष्ट्र तभी कहलाएगा जब उसके पास खुद की अपनी एक क्षेत्र हो, और खुद की अपनी एक सरकार हो, और अपनी खुद की संप्रभुता हो। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जनसंख्या से तो आप समझ रहे होंगे, क्षेत्र भी आप समझ रहे होंगे, और एक सरकार होती है ये भी आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन आप लोग ये थोड़ा सा इसमें आपको डाउट हो रहा होगा, संप्रभुता है क्या? देखिए, संप्रभुता हम किसको कहेंगे? देखिए यहाँ पर आइए, संप्रभुता का अर्थ होता है संप्रभुता का मतलब हुआ कि कोई देश अपनी इच्छा के अनुसार
अपनी इच्छा से कोई कानून या नियम, अपनी इच्छा से कोई कानून या नियम बना सकती है, उसी को संप्रभुत्व देश कहते हैं। आप लोग संविधान की उद्देशिका में भी पढ़ लेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व राष्ट्र, संपन्न समाजवादी, पथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इस लाइन में आप लोग पढ़े हैं कि आता है संप्रभुता। तो संप्रभुता की यही अर्थ हुआ कि कोई देश या कोई राष्ट्र के पास खुद का निर्णय लेने की यह क्षमता हो कि वह देश किस कल्याणकारी योजनाओं, नियमों और कानून के अनुसार चलती है, खुद की फैसला लेने का ताकत हो जिसके पास, वही संप्रभुता देश कहलाता है, वही संप्रभुत्व देश कहलाएगा। जैसे मान लीजिए भारत के पास अपना नियम, अपना निर्णय, कोई निर्णय भी हो, निर्णय ले सकता है। भारत अब कोई भी निर्णय ले सकता है। जैसे अभी कुछ साल पहले आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नोटबंदी किए थे, 500 और 1000 का नोट बंद कर दिए थे। तो 500 1000 के नोट बंद कर दिए थे तो वो उनका निर्णय था, वो स्वतंत्र थे यह निर्णय लेने के लिए जो उनके राष्ट्र के, उनके देश के हित में हो, उसके लिए वो स्वतंत्र थे, तभी निर्णय लिए। अब कोई राज्य, अब मान लीजिए बिहार में नीतीश कुमार अगर ये चाहेंगे कि वो जो नोट बंद हुआ वो बिहार में बंद ना हो, तो ये कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनके पास वो अधिकार नहीं है, वो निर्णय लेने के इनके पास अधिकार नहीं है, ये उसको माना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्य संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता केवल देश के पास होती है, राज्य के पास नहीं होती है। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि संप्रभुता का अर्थ क्या है। कोई देश अपना निर्णय स्वयं ले, अपने हित के लिए। अब चाइना पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है तो इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है, इसमें केंद्र सरकार ही अपने अनुसार निर्णय लेगी कि वहाँ किस तरह से किस गतिविधियों को अपने अनुसार संचालन करना होगा, वो खुद देश तय करेगा, ये राज्य तय नहीं कर सकता है। ये प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति ये आपस में मिलकर तय करेंगे, ये मुख्यमंत्री या राज्यपाल इन सबों का काम नहीं है। इसीलिए राज्य जो होता है वो संप्रभुत्व नहीं होगा, संप्रभुत्व नहीं होगा, केवल देश होता है। देश संप्रभुत्व, केवल देश संप्रभुत्व होगा, राज्य संप्रभुत्व नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक पढ़े, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा। देखिए हम पूरा पढ़ नहीं रहे हैं अभी, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, केवल हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, ऐसे ही चालू किए हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि चलो पढ़ने का अनुमान कुछ आप लोगों को हम बता दें, आप लोगों को चालू किए हैं। हम क्लास अगले दिन से लेंगे आप लोगों को, आज से फिर इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा, थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, ज़्यादा टाइमिंग का वीडियो नहीं है, कुछ 10-20-15 मिनट का वीडियो रहेगा लेक्चर आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में पूछिएगा। देखिए गवर्नमेंट के बारे में तो थोड़ा सा हम झलक ले चुके हैं, और थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में झलक ले लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान, सम मतलब बराबर, अब विधान मतलब विधि, बराबर विधि। देखिए संविधान निर्माताओं ने किस तरह से संविधान बनाया है, उन्होंने क्या कहा है,
कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उनको बराबर बराबर हक दिया जाएगा, बराबर बराबर अधिकार दिया जाएगा। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा, किसी के साथ अप्रियता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। तो इसका अर्थ हो गया कि बराबर बराबर नियम सबके लिए, संविधान का अर्थ ये हुआ। अब इसमें देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको इसमें देखेगा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, इसको कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप लोगों ने पढ़ा होगा। मौलिक अधिकार में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग कुछ झलक दिखा दे रहे हैं। उसके बाद DPSP, इसका पूरा नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए आप लोग की फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में क्या अंतर है? ये मौलिक अधिकार जो है आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और यह सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। देखिए इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें USA, इसको USA से लिया गया है और इसको लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड इसको USA से लिया गया है, इसको आयरलैंड से लिया गया है। यह कहता है, इसको देखिए मौलिक जो अधिकार है इसको आप न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में इसको चुनौती दे सकते हैं। और ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये इसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये लोक कल्याणकारी तत्व है। ये राज्य पर डिपेंड करता है कि वो राज्य इसको अपने यहाँ लागू करे या न लागू करे। लेकिन ये मौलिक अधिकार पूरे संविधान में, यह संविधान का सबसे अहम पार्ट है। ये पूरे देश के नागरिकों पर स्वतः ही लागू हो जाएगा, अपने आप ही। यह किसी को लागू करने की जरूरत नहीं है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको कोई स्टेट जब चाहे तभी लागू कर सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है तो लागू करे कि ना करे। ये राज्य के भलाई को देखते हुए वहाँ की राज्य की सरकार यह घोषणा करेगी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वहाँ पर हो कि ना हो। जैसे में देख लीजिए बिहार में कुछ साल पहले शराब बंद हुआ था। तो शराब बंद हुआ था तो ये नीतीश कुमार, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है बिहार के, ये उन पर निर्भर करता है कि वह शराब को चालू रखे या बंद कर दें। इसी तरह से आगे देखते हैं। थर्ड नंबर पर फंडामेंटल ड्यूटी
जो कहते हैं हिंदी में मौलिक, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अभी टोटल 11 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अभी टोटल 11 हैं। उसके बाद देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। ये आपको हम थोड़ा सा झलक दे दिए हैं, काहे से कि ये सब एथी है, क्या कहते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन क्लास है। आपको हम पढ़ा नहीं रहे हैं यहाँ कुछ चैप्टर। आप लोग ये मत सोचिएगा कि काची काची पढ़ा रहा है, आपको हम सिर्फ एक झलक में बतला रहे हैं। बाकी हम जब क्लास लाएंगे, क्लास में जब कोई चैप्टर चालू करेंगे, कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, तब हम आप लोगों को बताएंगे। अभी आप लोगों को हम ये खाली बता रहे हैं, अभी ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हो गया, अब हम इसको मिटका देते हैं। लीजिए, हम इसको मिटका दिए, इसको हम मिटका देते हैं। मिट गया तो मिट गया। अब देखिए, यहाँ तक आपको हम बता दिए। आप लोग को हम क्या बताएं कि सरकार क्यों होती है, सरकार कौन कौन सी चीज़ से मिलकर बनी है। आपको हम पहले बताएं कि आपको सरकार के हम 4-5 गो भाग बताएं। यूनियन गवर्नमेंट बताएं, संघ सरकार। उसके बाद हम बताएं स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। उसके बाद हम बताएं आपको लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। उसके बाद हम आपको बताएं जुडिशियरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में थोड़ा सा बतलाएं। देखिए, आपको हम पूरा बड़ी अच्छे से इसमें नहीं बताएंगे, क्योंकि ये कोई चैप्टर नहीं है। ये आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, आपको सिर्फ बताने के लिए हम बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं भारत में, देश में, चाहे राज्य में, चाहे कहीं पर भी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की जगह आपका मीडिया भी हो सकता है, पत्रकारिता। कि सरकार को चलाने के लिए 5 स्तंभ, ये पांचों को जरूरत है। खाली यूनियन गवर्नमेंट से, संघ सरकार से कोई शासन नहीं चलेगा। उसके बाद राज्य सरकार का भी होना चाहिए। खैर, ऐसे बहुत सारे देशों में चलता है, लेकिन सुविधा के लिए आपको इन सरकारों को ऐसे डिवाइड किया जाता है। भारत का जो संविधान निर्माता है, वो बहुत सोच समझ के इनको अपने संविधान में जगह दिए हैं। ऐसा ही हवा में थोड़ी ना बात करते हैं कोई, सोच समझ के इसको अपने संविधान में जगह दिया गया है। उसके बाद हम आपको बताएं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं, संविधान के बारे में 2-4 को बताएं। फंडामेंटल राइट, DPSP, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ नहीं बताएं, खाली ऐसे ही लिख दिया था। लेकिन फिर भी हम आपको जब मौलिक कर्तव्य का जब चैप्टर चालू करेंगे, जब अनुच्छेद आर्टिकल पढ़ाएंगे, तब आपको हम बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। संविधान का विकास कैसे हुआ, तो आपको संविधान का विकास के बारे में इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं आपको बता पाएंगे। इसके लिए अगर टॉपिक में हम आपको बताएंगे पूरा विस्तार से, एकदम डीपली समझाएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या कि सरकार कैसे काम करती है। सरकार 4 तत्वों से मिलकर बनती है। पॉपुलेशन, जनसंख्या, उसके बाद टेरिटरी, क्षेत्र, उसके बाद बताएं आपको गवर्नमेंट सरकार, उसके बाद सेवन, संप्रभुता। जब ये 4 चीजें मिलती है ना, तब एक राष्ट्र का निर्माण होता है। देश तो आप कह लेंगे, देश कई सारे हैं, देश कई सारे हैं पृथ्वी पर, लेकिन अभी गिनती में क्या आता है 194, 95।
लेकिन देश को राष्ट्र बनाने के लिए इन्हीं 4 चीजों को जरूरत होती है। जनसंख्या की, उसके बाद क्षेत्र की, उसके बाद सरकार की, उसके बाद संप्रभुता की। संप्रभुता, इन 4 चीजों की जरूरत होती है। अगर आपका जनसंख्या नहीं रहेगा, क्षेत्र नहीं रहेगा, संप्रभुता नहीं रहेगा आपके पास, और आपके पास केवल सरकार रहेगा, तो आपका देश नहीं चलेगा और ना ही वो राष्ट्र कहलाएगा। हाँ, अगर इसको हम हटा दें और ये तीनों को हम जोड़ दें तो आपका देश हो जाएगा, लेकिन राष्ट्र नहीं बन पाएगा। राष्ट्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है काउची, संप्रभुता की। संप्रभुता की जरूरत है। देश बनाने के लिए आपको संप्रभुता की जरूरत है। अब देखिए, जैसे कोनो मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई 5 तल्ला 10 तल्ला 10 तल्ला बिल्डिंग बनाने के लिए मोटे मोटे छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट, इन सब की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार एक मजबूत संगठित राष्ट्र का निर्माण करने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। ये मान लीजिए आपका छड़ हो गया, ये मान लीजिए आपका गिट्टी हो गया, ये मान लीजिए आपका बालू हो गया, ये मान लीजिए आपका कंकड़ सीमेंट हो गया। मकान को बनाने के लिए जिस तरह से उनमें सारे मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, आपको हम क्या बताएं, हम आपको बताए थे कि सरकार, यूनियन गवर्नमेंट लिखवाए थे। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट ये है, ये यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल का सरकार होती है। सेंट्रल लेवल यूनियन गवर्नमेंट होती है, संघ सरकार, जो सेंट्रल लेवल की सरकार होती है, ये केंद्र में कार्य करती है। और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हो गया। हम आपको लिखो शुरू ये आपको बताए थे, ये स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ये आपका स्टेट लेवल का हो गया, स्टेट लेवल का। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ये लोकल गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का सरकार है। हमेशा राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट जो है राज्य सरकार के अधीन होता है, इसलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। स्थानीय सरकार हमेशा राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। स्थानीय सरकार जो है हमेशा राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। जैसे आप लोग समझिए कि हॉस्पिटल हो गया या कोई चिकित्सा हो गया, उसमें जो डॉक्टर के नीचे कौन सा रहता है? डॉक्टर के नीचे नर्स रहती है। उसी प्रकार स्थानीय सरकार हमेशा राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। कभी भी ये लोकल गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि हम स्टेट के ऊपर जाएं, क्योंकि स्टेट ही इसको सारी शक्तियां प्रदान करता है लोकल गवर्नमेंट को। जैसे में आप लोग देखते हैं प्रखंड, ब्लॉक, पंचायत, गांव में पंचायत होती है, मुखिया होता है, सरपंच होता है, ये सब लोकल गवर्नमेंट के अधीन कार्य करेगा। और इसको आदेश कौन देगा? राज्य सरकार। इसको हैंडल करता है राज्य सरकार। और डॉक्टर के नीचे कौन होता है? नर्स मरीजों का ख्याल रखती है। डॉक्टर
उसको आदेश देता है। समझ रहे हैं आप लोग? आरती करीब देख रहे होंगे आरती करीब कि कोरोना का सुई दिया रहा है, तो कोरोना का सुई दिया रहा है तो उसमें क्या कर रहा है कि बढ़ जा रहा है, तो नर्स सुई दे रही है तो फोटो खिंचवाता है सेल्फी। क्या करता है कि डीपी पर स्टेटस पर घर जाएगा सेल्फी खींच के डीपी स्टेटस पर खूब लगा रहा है ससुराल। चलिए अब आगे देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये क्लास नहीं है, केवल इंट्रोडक्शन क्लास है। जब हमको आपको पढ़ाएंगे पूरा डीपली पढ़ाएंगे, संपूर्ण विस्तार से एकदम बताएंगे। जब हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर में कोई टॉपिक उठा लेंगे, टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक पर विस्तृत से हम पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और इसके बारे में जान ले। चालू करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। आपको स्पेलिंग तो दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, CONSTITUTION कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को सर्वप्रथम कब लागू किया गया ये तो आप जानते ही होंगे, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इम्प्लीमेंट लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। अब इसको देखते हैं। संविधान देखिए क्या है, संविधान एक बहुत बड़ा महाकाव्य की तरह है। जैसे गीता, रामायण, पुराण, महाभारत, उसी प्रकार भारत में संविधान, भारतीय संविधान देखिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दिमाग लगाइए यहाँ पर आप कि हमारे संविधान निर्माताओं ने किस तरह से सोच के बैठ के एक को बारीकी से ध्यान दे देकर संविधान को बनाया होगा। अरे आजकल के नेता लोग का है, बुड़बक है। आजकल के पांच बार फेल तब मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, मिनिस्टर बन जा रहा है। लेकिन पहले का जो नेता लोग थे बहुत पढ़े लिखे, जो हमारे संविधान का जनक कहे जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो आपको पता है डबल PhD किए थे। इतना वो पढ़े लिखे तार्किक व्यक्ति थे। वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं थे महात्मा गांधी जी जैसा, वो तार्किक बात करते थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, संविधान एक विधिक है। संविधान एक विधिक है, एक विधिक डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट विधिक डॉक्यूमेंट्स है। इन विधिक डॉक्यूमेंट में मतलब बहुत बड़ा दस्तावेज है। इन दस्तावेज के भीतर बेसिक लॉ है। बेसिक लॉ, मूल नियम। इन्हीं मूल नियमों के अनुसार हमारे देश के जितने भी नियम कानून है, इन्हीं मूल बेसिक नियमों के अनुसार चलता है। संविधान इस तरह से रचा गया है, इस तरह से गढ़ा गया है कि इसको पढ़ने में आसानी होती है। आसान तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। इसीलिए इसको देखिए इस प्रकार से तोड़ा गया है। सबसे पहले इसको तोड़ा गया पार्ट में, भाग में, उसके बाद तोड़ा गया आर्टिकल में, अनुच्छेद में, उसके बाद इसको अनुच्छेद के नीचे भी डिवाइड किया गया है। अनुसूची, शेड्यूल। सॉरी से कोई शेड्यूल का संख्या कम है लेकिन अनुच्छेद संख्या काफ़ी बड़ा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए पार्ट्स को भाग कहते हैं। भाग पहले जब संविधान बनाया गया था तब उस समय भाग हमारे संविधान में 22 थे। जब शुरू संविधान बना था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में जब संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में पार्ट 22 थे। और अब आज तक ये बढ़कर कितना हो गया, बढ़कर हो गया है 25।
उसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल अनुच्छेद, अनुच्छेद जब संविधान बना था तो 395 को था, बढ़कर कितना हो गया है, बढ़कर हो गया 465 को। शेड्यूल, शेड्यूल कहते हैं हिंदी में अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची कब था, 8 को, बढ़कर कितना हो गया है, 12 को। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर आपको क्या काम पढ़ा दिए, पहले आपको जब पढ़ा दिए तब रिवीजन करवा दिए थे बढ़िया से, बताएं। उसके बाद अभी पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट पढ़े, आर्टिकल पढ़े, शेड्यूल पढ़े, अनुसूची पढ़े। आपको बताएं कि संविधान क्या है, एक विधि दस्तावेज है। उसके बाद ये मूल नियम इसमें होते हैं, इन मूल नियमों के अनुसार कोई भी काम होता है। इसमें पार्ट है, आर्टिकल है, 22 है। पहले जब संविधान बना था तब पार्ट 22 थे, अब 25 हो गया है। पहले आर्टिकल 355 था, अब 465 हो गया है। पहले आर्टिकल शेड्यूल 8 को था, अब 12 हो गया है। उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि अब पहले 22 को था, अब 25 हो गया है, ये कैसे? पहले 22 को था, अब 25 हो गया है, कैसे? देखिए यहाँ पर एक होता है संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब इसको देखिए समझते हैं। यहाँ पर CAA, इसका पूरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको हिंदी में कहेंगे संविधान, संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। जब संविधान बना था 1950, 26 जनवरी 1950 में, तो फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया था। किसको लेकर? लैंड रिफॉर्म को लेकर, भूमि सुधार अधिनियम सबसे पहले लाया गया। अब वहीं से सिलसिला चालू हो गया संविधान में संशोधन करने का। तो देखिए पहला जो फर्स्ट CAA था वो किसको लेकर था? लैंड रिफॉर्म को लेकर, LAND, लैंड, REFORM, लैंड रिफॉर्म। भूमि, इसका पूरा नाम है भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम कब लाया गया है? 1950 में, जब संविधान अमल होगा। जो मेन प्रमुख जो संशोधन हुआ है संविधान में, उसको देख लेते हैं, 2-4 को, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। देखिए 101वां संशोधन देखते हैं, 101वां CAA। 101वां CAA क्या है? GST। 101वां संशोधन जब किया गया तो उस समय GST को लाया गया था, GST का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देखिए, गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। इसको अब इम्प्लीमेंट किया गया था, इसको 2017 में लाया गया था GST, गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था 102 CAA। 102 CAA ये स्पेशली OBC कमीशन के लिए लाया गया है। OBC कमीशन, OBC कमीशन में बैठाया गया, ये लाया गया 2018 में। जस्ट GST के बाद OBC कमीशन को लाया गया। उसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देख लेते हैं, 103 CAA।
103 CL लाया गया, ये जलाया गया जनरल के लिए। जनरल में देखे थे होंगे उस समय बहुत ही हंगामा हुआ था। जनरल में उस समय बहुत ही हंगामा हुआ था, देश में खूब दंगा फसाद हो फलान ठेकान। जनरल में जब 10% आरक्षण दिया गया इकोनॉमिक आर्थिक आधार पर, जब सामान्य वर्ग के लोगों को सवर्णों को जब ये सरकार ने ये अपने संविधान में संशोधन करके ये नियम पारित किया गया संसद में कि अब जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको भी संविधान 10% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग होंगे। इसको इकोनॉमी के आधार पर दिए गए, इकोनॉमिक्स के आधार पर 10% रिजर्वेशन दिए गए जनरल को। अब देखिए, अब लास्ट में आज बस इतना ही। जाते जाते आपको एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे आप लोग अभी हमने पढ़ाया कि संविधान में भाग 22 को था, बढ़कर 25 को हो गया। संविधान में आर्टिकल 365 को था, बढ़ के 395 को था, बढ़ के 465 को हो गया। शेड्यूल था 8 को, बढ़ के 12 हो गया। अगर आपको उसको एथी में पूछ देगा, परीक्षा में एग्जाम हॉल में पूछ देगा, तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया कि आपके संविधान में कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल पूछ दिया, आर्टिकल कितने हैं, संविधान के आर्टिकल कितने हैं, ऑप्शन दे दिए। ए पहला 395, बी 356 लिख दीजिए, सी 465, डी 465 लीजिए, 466 कुछ भी। तो अगर सभी ऑप्शन में 355 भी दिया होगा, ऑप्शन में 465 भी दिया होगा। संशोधन के बाद आप लोग जानते हैं, पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों पीछे कि संशोधन के बाद 465 हो गया, और जब संविधान बना था तो 395 को था। अगर चारों ऑप्शन में ये दोनों, चार ऑप्शन में दोनों दे दिया तो आपको क्या मानेंगे, 395 को, अथवा ये मानेंगे। अथवा अगर 395 नहीं दिया रहेगा, ए ले शुरू करेंगे 356 से, अभी में दिया गया 465 को, और डी सी में दिया होगा 456 को, और डी में दिया होगा कुछ, तो आपको क्या मानना है, 465 को। अगर आपको भाग पूछ दिया, पार्ट्स संविधान में कितने हैं, संविधान में कितने हैं, तो आपको क्या मानना है, ए दे दिया 22 को, बी 23 को, सी 24 को, डी 25 को, तो आपको मानना है 22 को। अगर ऑप्शन में 22 नहीं दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 21 दिया रहेगा, तो आपको मानना है 25 को। कन्फ्यूज आइएगा मत है। देखिए, ये सब क्वेश्चन झुलाता है लेकिन पूछेगा नहीं, लेकिन बेसिक चीज है, ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में चैप्टर चालू करेंगे, तब तक लिए जय हिंद।